हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल विदा कॉमर्शियल। सो आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 का बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको 3 टॉपिक्स बताए थे: मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स। सो अब मैं आज बताऊंगी आपको टॉपिक 4, जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब क्या होता है आप लोगों के लिए? डायमेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देन क्या क्या डायमेंशंस होते हैं? बेसिकली 5 डायमेंशन होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। सो डायमेंशन में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है। डायमेंशन का मतलब होता है कि लिमिटेशन, या फिर कहते हैं मेजरेबल, किस तरीके से हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, क्या क्या उसकी जो वेराइटीज हैं जिन तक हम उसे जान सकते हैं। सो बेसिकली कितनी 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो जानते हैं सबसे पहले कि हमारे 5 डायमेंशन कौन कौन से हैं। सो बेसिकली हमारे मेजर कितने डायमेंशन होते हैं? 5 डायमेंशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट डायमेंशन क्या है हमारा? इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक चेंज जो आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो चेंज आएंगे उसकी वजह से हमारा बिजनेस क्या होगा? फुल्ली इंटरेक्ट होगा। फुल्ली हमारे बिजनेस पे क्या होंगे? बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? इकोनॉमिक चेंजेस में चेंज आ सकता है टैक्स रेट हाई हो जाए, ठीक है, या फिर हमारी करेंसी चेंज हो जाए, या फिर कुछ ऐसे चेंज हो जाए जिससे कि आपको चेंज इन करेंसी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे गवर्नमेंट, या फिर ऐसे चेंज आ जाए जिससे आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, स्टॉक मार्केट में कोई चेंज हो जाए। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक चेंजेस में आते हैं। कौन कौन से? टैक्स रेट में चेंज होना, करेंसी में चेंज होना, इन्फ्लुएंस रेट में चेंज होना, या फिर रुपीज की वैल्यूज में चेंज होना। ये सब चेंज किस में आते हैं? हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। फिर आ जाते हैं, हम अपनी बात करते हैं सोशल फैक्टर की। सोशल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? सोशल फैक्टर रिलेट करता है हमारे सोसाइटी से। सोसाइटी से कैसे? कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी का कल्चर चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है, पब्लिक का टेस्ट चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ हमारी किससे रिलेट करती हैं? सोसाइटी से रिलेट करती है, जिसमें चेंज इन फैशन आ जाता है, ट्रेंड आ जाता है, चेंज इन फैशन एंड डिमांड, ठीक है, और टेस्ट भी, कि लोगों का टेस्ट क्या चल रहा है। इसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो चेंज कहलाते हैं। कौन सी? सोशल चेंज कहलाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं लोगों के चेंज होने की, लोगों के टेस्ट की चेंज होने की, फैशन के चेंज होने की, और डिमांड के चेंज होने की। जो पब्लिक से जुड़ा जुड़ा होते हैं वो सारे कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल फैक्टर्स की। पॉलिटिकल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते जाते हैं? जिसमें हमारी गवर्नमेंट आती है। जब हमारी गवर्नमेंट में चेंज आ जाता है, इसमें कौन से चेंज होंगे? चेंज इन गवर्नमेंट, यानी कि जिस तरीके की गवर्नमेंट होगी उसी तरीके की वहाँ की मार्केट होगी एज यूजल। इसीलिए पॉलिटिकल चेंज में, गवर्नमेंट में अगर हमारे कोई चेंज आया या फिर कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, जिससे कि आपके मार्केट का या बिजनेस का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इसी से हम क्या रिलेट करेंगे? पॉलिटिकल चेंज को रिलेट करेंगे। लीगल चेंजेस में क्या होते हैं? लीगल चेंजेस में वो चेंज आते हैं, कोई एक्ट चेंज किया गवर्नमेंट ने, कोई स्टेटस चेंज किया, या फिर लेजिस्लेटिव कोई चेंजेस हुए, तो भी हमारे कौन से चेंज कहलाएंगे? वो लीगल चेंज कहलाएंगे। चेंज इन एक्ट, किसी एक्ट को चेंज कर दिया, चेंज इन एक्ट, तो वो हमारा किस में आएगा? लीगल चेंज में आएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम किसी नई टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो चेंज किस में आता है? हमारे चेंज इन टेक्नोलॉजी में आता है। जैसे कि अब बहुत सी पुराने मेथड्स को हम क्या करते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं और फिर कुछ नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर कोई कंपनियां, अदर कंपटीटर्स आपके नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अच्छे रेंज में आउटपुट निकालेंगे, और आप उसी बेसिकली पुराने ही मेथड को फॉलो अप करेंगे, तो क्या होगा? क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से बीट कर पाएंगे? नो। दैट्स वाई टेक्नोलॉजिकल चेंज भी क्या कहलाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज में कौन सा आ जाता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी जो होगा वो कहलाएगा टेक्निकल चेंज, टेक्नोलॉजी, ओके, दैट्स कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल चेंज। जब आपकी आसपास की मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरीज को एड ऑन किया जाएगा प्रोडक्शन में या किसी और फैक्टर्स में, तो आपको भी उस चेंज को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे फेस नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे अपने कॉम्पिटिशन में बेटर रोल प्ले कर पाएंगे? सो
इसे दोबारा से रिकॉल करते हैं पूरे टॉपिक को ताकि आपको ये याद हो जाए। क्या डायमेंशन ऑफ बिजनेस में क्या बताया कि कौन कौन से चेंज आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? इकोनॉमिक चेंज आता है जिसमें हमारा टैक्स चेंज हो जाए, करेंसी रेट चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो भी हमारे बिजनेस में कौन सा इफेक्ट आता है? इकोनॉमिक इफेक्ट्स आते हैं। सोशल चेंज में कौन से इफेक्ट्स आते हैं? जब लोगों का फैशन चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए और टेस्ट चेंज हो जाए, तो वो हमारे सोशल चेंज में आता है। पॉलिटिकल चेंज में जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए या हमारी जो पार्टीज चल रही है वो चेंज हो जाए, तो वो कौन सा चेंज होगा? हमारा पॉलिटिकल चेंज होगा। लीगल लीगल चेंज में क्या होता है? जब कोई गवर्नमेंट किसी एक्ट को बदल देती है, कोई रेगुलेशन हटा देती है या लगा देती है, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, जैसे कि रिबेट्स लगा देती है, या फिर क्या लगा देती है, बहुत सी जगह पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमारे लीगल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में कौन से चेंज होते हैं? कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे और पुरानी टेक्नोलॉजीज को हम क्या करें? बैन कर दें, तो वो हमारा किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल चेंज में आएगा। होपफुली आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस पता चल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। सो अब हम जानेंगे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 क्या होती है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। सो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है एक्चुअली में? ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है, इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिसी चल रही थी हमारे अंदर। हमारी गवर्नमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को हम फुलफिल कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी तरीके की सारी रूल्स रेगुलेशंस को लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट थी और जो हमारी जीडीपी थी बहुत डाउन जा रही थी, जिसकी वजह से हम 1 या 2 दिन तक भी अपनी इकोनॉमिक की बिहाफ पे अपने कंट्री को रन नहीं कर सकते थे। तो इसी से हेड ऑफ करते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 लेके आए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया। जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 लाने के लिए इन्होंने 3 मेजर डिसीजंस किए, 3 मेजर चेंजेस किए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चेंजेस हुए। कौन कौन से चेंजेस हुए? लिबरलाइजेशन, फिर क्या? प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च की, ताकि हम अपनी इकोनॉमी में इंक्रीज कर सके, अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सके। साथ ही साथ जो हमारी कंट्री पे डेब्ट्स इतने बढ़ गए थे और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था बिल्कुल कम हो चुका था, हमारी कंट्री रन करने की कंडीशन में नहीं थी, तो उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सके, इसीलिए हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाए। और इसमें 3 फैक्टर्स की बात की गई, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब थोड़ा डीप में जानते हैं इन तीनों को कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि एंड कर देते हैं हम लाइसेंस का। यहाँ पे क्या कर देते हैं? एंड ऑफ लाइसेंस हो जाता है यहाँ पे, एंड ऑफ लाइसेंस, विच मीन्स कि जितने भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सबको क्या कर दिया गया था? एंड कर दिया गया था। जिसमें कि क्या देखा गया कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड कर दिया गया था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। तो जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लिबरलाइजेशन किया, जिसमें फ्री कर दिया कंट्री को, सभी लाइसेंस को एंड कर दिया, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको हटा दिया गया। जिसमें क्या हुआ? बहुत से फ्यू मेजर चेंजेस लिए गए, जिसमें क्या था? रिड्यूस कर दिया था टैक्स रेट को, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स रेट लगाया गया था, अननेसेसरी टैक्स रेट लगाया गया था, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, ताकि जो कंट्री थी अच्छे से रन कर सके और एक्सटेंड कर सके अपनी मार्केट को। तो उन्होंने क्या किया? रिड्यूस कर दिया टैक्स रेट को। नेक्स्ट क्या किया? लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यहाँ से भी रिड्यूस कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी हमारे ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको भी हटा दिया, कि अब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, मार्केट की ग्रोथ हो सके, कंट्री सर्वाइव कर सके और मार्केट भी सर्वाइव कर सके। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री कर दिया था गुड्स और सर्विसेज को। आप कहीं सर्विस दे भी सकते हैं, कहीं से सर्विस ले भी सकते हैं, गुड्स भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। ओके। फ्रीडम इन फिक्सिंग ऑफ प्राइस, जहाँ पे उन्होंने हमारे एसेंशियल गुड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? लिबरलाइजेशन के बाद उन्हें डिमांड क्या दे दिया था? फ्रीडम दे दी थी कि अब आप अपने प्राइस को खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी जितनी कॉस्ट है उसी के बिहाफ पे आप उसको क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं और उसको अर्न कर सकते हैं। ओके।
तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन उन लोगों ने लगाए हुए थे, जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमी पॉलिसी में, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको हटा दिया था, उन सारे लाइसेंसेस को रद्द कर दिया था और नए फीचर्स उन्हें दिए थे, ताकि क्या कर सके कंपनी या कंट्री हमारी ग्रो कर सके। ओके, समझ में आया लिबरलाइजेशन का मतलब, होपफुली समझ आया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं जितने भी ओल्ड लाइसेंसेस चल रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था गवर्नमेंट ने जितनी भी अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी, उन सबको क्या कर दिया था, सेल कर दिया था प्राइवेट कंपनी को। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज और बिजनेस कंपनीज को, पब्लिक प्रॉपर्टीज और कंपनीज को क्या किया था, सेल कर दिया था। सेल कर दिया था किसको, टू प्राइवेट सेक्टर। जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी को सेल कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको अर्निंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सके। प्राइवेट कंपनियां उन्हें से परचेज करेंगी तो गवर्नमेंट को वो क्या करेंगी, मनी ट्रांसफर करेंगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास मनी जनरेट हो जाएगा और जिससे वो अपनी जीडीपी को रन कर पाएंगे और चला पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, कंपनीज थी, उनको सबको क्या किया, सेल कर दिया। किसको सेल किया, प्राइवेट सेक्टर को सेल किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इस टाइम पैसा था बट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, इसीलिए उन्होंने सेल कर दिया ताकि वो मनी जनरेट कर सके और रन कर सके, क्या कर सके, जीडीपी को रन कर सके, ताकि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जीडीपी को रन करने के लिए पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दिया था। अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, सो स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन में क्या किया था गवर्नमेंट ने, ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, सबको रिड्यूस कर दिया था। और यानी कि पहले के टाइम में जो हमारी इकोनॉमी पॉलिसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट जब ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 आई तो उन्होंने हमारे इसको क्या कर दिया था, ओपन इकोनॉमी बना दिया था। ओपन इकोनॉमी इसलिए बनाया था ताकि जितने भी फॉरेनर कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, जितने भी टैरिफ बैरियर्स लगाए गए थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन सबको हटाया जा सके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगाया जा सके, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी हम क्या कर सके, अर्न कर सके मनी और हमारी कंट्री भी ग्रो कर सके। इसलिए ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, क्लोज्ड इकोनॉमी से उसे ओपन इकोनॉमी बना दिया, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके, तो बाहर की कंट्री के लोग यहाँ अंदर आ सके और अंदर की कंट्री के लोग बाहर जा सके, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक को बाहर जाके प्रमोट कर सके और फॉरेन को अंदर डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करने दे, ताकि क्या होगा, कंपनी और कंट्री दो बिजनेस की भी ग्रोथ हो और साथ ही साथ कंट्री की भी ग्रोथ हो। अगर जीडीपी अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा और रेस्ट्रिक्शन हटेंगे तो क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा, बिजनेस भी ग्रो होगा, इन्वायरमेंट भी ग्रो होगा। ओके, सो ये था हमारा क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके तीनों फैक्टर। आपको होपफुली समझ में आएगा, क्या समझ आया होगा कि लिबरलाइजेशन में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सारे लाइसेंसेस को, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट सेल कर देती है अपने सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज को, प्राइवेट सेक्टर को, ग्लोबलाइजेशन में क्या कर देते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना देते हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इजीली कर सकें, क्या कर सकें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इजीली कर सकें। यहाँ मैं लिख के इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। बहुत लेंथी चैप्टर था बट मैंने आपको शॉर्टली फ्लो चार्ट के वे में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको लाइन टू लाइन पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े, आप प्रॉपरली इसकी नोट्स मेंटेन कर सकें। और नोट्स मेंटेन जरूर करिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आपको अपनी बुक्स के पेजेस ना पलट पलट के पढ़ने पड़े, आपको कॉपीज को ना भरना पड़े, सिर्फ नोट्स की मदद से आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए और साथ ही साथ आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब हम जानेंगे इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जब लिबरलाइजेशन इकोनॉमी जो चेंज हुई उसके बाद किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर और क्या क्या इफेक्ट्स दे। सो स्टूडेंट, मैंने वैसे तो सोचा था कि इम्पैक्ट बताती हूँ आपको कि क्या क्या इम्पैक्ट आया था, बट इम्पैक्ट इतना नेसेसरी नहीं है हमारे इसमें,
क्योंकि वो इतना मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है, ना ही वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इकोनॉमी पॉलिसी आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट आए थे। खास तौर से बस कुछ मेजर टर्म्स हैं जो आपको जान लेना जरूरी रहेगा, जिसमें कि क्या होगा कि क्या क्या इम्पैक्ट आए थे। कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, न्यू बिजनेसमैन कंपटीशन फील करने लगे थे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया था तो जब बाहर के बिजनेसमैन हमारी अंदर की कंट्री में आ रहे थे तो जो वहाँ के डोमेस्टिक बिजनेसमैन थे उनको क्या फील होने लगा था, उनको कंपटीशन फील होने लगा था। इसी तरीके के इम्पैक्ट थे उस पर, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को स्किप किया और आपको बताना चाहा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, और आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन सुना भी होगा बहुत अच्छी तरीके से। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, नोटबंदी जिसे कहते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं विमुद्राकरण, जिसमें कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन में हम क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट क्या कर देती है, करंटली चलने वाली करेंसी को बैन कर देती है और न्यू करेंसी को अपलोड करती है या फिर अपडेट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, यानी कि जिसमें क्या बोलते हैं, नोटबंदी जिसे कहते हैं। याद रहेगा नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी को ही हम क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। जब फर्स्ट, अब यहाँ पे करंटली कब हुई थी हमारी कंट्री में, 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब हमारी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की करेंसी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, तो उसी में डिमोनेटाइजेशन कहा गया था। अब देखो डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट करती क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जब गवर्नमेंट को आइडिया लगाना होता है कि कितना ब्लैक मनी लोगों के पास, या कह दो कुछ फ्यू पर्सन के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि जब कंट्री, जब गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन करती है तो वो क्या करती है, डीमोनेटाइजेशन के वक्त पे, हाँ, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि जिनके पास ब्लैक मनी हो वो ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल सके, क्योंकि जब आप एक्सचेंज करने जाएंगे करेंसी को, डीमोनेटाइजेशन में क्या करते हैं कि करेंसी जो आपके पास अवेलेबल है वो बैंक के पास जाओ, बैंक आपको एक्सचेंज करके देगी। तो आप एक नॉर्मल पर्सन हो या जिस भी पोजीशन की आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो लिमिटेड ही मनी आपके पास होगा जितना होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन से लेके एक अच्छे हायर पोस्ट वाले पर्सन तक। बट अगर उसके बावजूद भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी अवेलेबल है, दैट मीन्स दैट इज, वो कहाँ से आ रहा है, तो उसको भी ब्लैक मनी में ही कंसिडर किया जाता है। तो ब्लैक मनी को जानने के लिए ही कि कितना ब्लैक मनी पब्लिक पे है, कितना करप्शन चल रहा है हमारी कंट्री में, ये जानने के लिए लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, डिमोनेटाइजेशन करती है। समझ में आया क्यों करती है गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन, जितना भी क्रूड क्रिमिनल्स चल रहा होता है, जितने भी क्राइम्स चल रहे होते हैं, उन सब का ब्यौरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिमोनेटाइजेशन करती है, जिसमें वो जानती है कि किसके पास कितना ब्लैक मनी अवेलेबल है, और ताकि लोग और ज़्यादा उसको कलेक्ट ना कर सके, लोगों का यूज़ ना कर सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिमोनेटाइजेशन कर देती है, नोटबंदी कर देती है। अब इसके फीचर्स क्या है, बेसिकली दो मेन फीचर्स हैं इसके, क्या, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी कि डिमोनेटाइजेशन को क्या समझते हैं हम यहाँ पे, डिमोनेटाइजेशन ऐसा होता है कि हम इसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर देते हैं टैक्स पे करने के लिए, यानी कि जितने भी लोग करेंसीज को एक्सचेंज करने आएंगे तो पता चल जाएगा किसके पास कितनी क्या है, करेंसी अवेलेबल है, और उन्होंने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। अगर टैक्स पे नहीं किया होगा तो उनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स इवेशन से जो लोग बचना चाहते हैं वो भी नहीं बच पाएंगे अगर उन्होंने टाइम टू टाइम मनी को, अपने टैक्स को पे नहीं किया होगा। तो टैक्स इवेशन से भी बचने वाले जो लोग होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं जब डिमोनेटाइजेशन होता है, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन को एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स मेजरमेंट भी कहा गया है। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, और जो लोग टैक्स इवेशन से बचते हैं, छुपते हैं टैक्स भरने से, वो भी क्या करते हैं, सामने आ जाते हैं अपने आप ही जब डिमोनेटाइजेशन होता है, क्योंकि उन्हें अपनी मनी को एक्सचेंज करना होता है, अपनी इनकम को दिखाना होता है। अगर उनकी इनकम किस में दिखी, ब्लैक मनी में दिखी, तो ऑब्वियसली है कि उनके ऊपर क्या होगा, केस होगा, फाइल चार्ज की जाएगी, इसीलिए उनको नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन भी कहा जाता है। तो यही थी हमारे डिमोनेटाइजेशन के कुछ बेसिक फीचर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 आज कंप्लीट होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं आपको कुछ नया कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो कंटिन्यूअसली बने रहें हमारी वीडियो के साथ। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 के साथ।